मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे ऋषिकेश। सरस मेले का करेंगे उद्घाटन। लोगों से घरेलू उत्पाद और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की करेंगे अपील। दस अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो गए हेमकुंड साहिब धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां अंतिम चरण में। अब तक करीब 2,70,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का एक बार फिर होगा शुरू। आम जनता की समस्याओं का त्वरित निदान करने के लिए कार्यक्रम के जरिए किए जाएंगे प्रयास। सरकार के कार्यक्रम पर विपक्ष ने उठाया सवाल। चंपावत के लोहा घाट में छीड़ा खाल के लोगों ने किया प्रदर्शन। सोलर हैंडपंप और जल जीवन योजना का काम पूरा करने की मांग। 150 की आबादी पर है सिर्फ एक हैंडपंप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम को एक बार फिर बेहद वृहद रूप में शुरू करने की तैयारी की है। आम जनता की समस्याओं का त्वरित निदान करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि लोगों को उनके घर और गांव में ही उनकी समस्याओं का निदान हो सके। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी पहले भी इस तरह के कार्यक्रम की बात कह चुके हैं, लेकिन उसका कोई ठोस रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जनता परेशान है और जन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हो रहा है। मंत्री अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं और विधानसभा में हमेशा उनके दफ्तरों में ताला लगा रहता है। वहीं भाजपा के दायित्वधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि आम जनता की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा संवेदनशील रहे हैं और सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर सरकार आम आदमी के दरवाजे पर जाती है तो इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। लेकिन इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों को निर्देश दे चुके हैं, अपने विधायकों को निर्देश दे चुके हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि वो गांव-गांव में जाएं, लोगों की समस्याएं सुने। लेकिन आज तक तो उनके निर्देश का पालन किसी मंत्री ने नहीं किया, किसी अधिकारी को करते हुए मैंने ही नहीं देखा। गिने चुने मंत्रियों ने और अधिकारियों ने अगर उनके आदेश का पालन किया और वो गांव में गए भी तो उसका कितना लाभ जनता को मिला, जनता पूछ रही है। क्योंकि जनता जब भी सरकार के दरवाजे पे आती है सरकार को खोजते हुए, सरकार मिलती ही नहीं है। विधानसभा में आप जाकर के देख लिए, उजाड़ खंडे बना हुआ है, वहां मंत्रियों के दरवाजे हमेशा आपको बंद मिलेंगे। तो कैसी ये सरकार चल रही है, जनता पूछ रही है। बड़ी बड़ी बातें करने से जनता सरकार के दरवाजे पे नहीं पहुंचेगी। सरकार की मंशा आम लोगों की समस्याओं के समाधान करने की होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो इस बार ये जो हमारा ये कार्यक्रम चला है सरकार आपके द्वार, पिछले वर्ष भी और अभी भी इस समय भी लगातार विभिन्न जनपदों में जाएंगे और उनके कार्यक्रम लगेंगे, वहाँ की जन समस्याओं को सुनेंगे और जन समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। साथ ही में क्योंकि पूरा प्रशासनिक जो उनके साथ जो अमला है वो भी उनके साथ रहेगा और तुरंत ही समस्याओं का समाधान करने के लिए वो विभिन्न जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र के जो जनपद हैं उनमें भी जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासन प्रशासन को निर्देश भी दिए गए। हमारे उसमें बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी चाहे डीएम एसडीएम हो वहां पर रहे हैं और उन समस्याओं का कितना निराकरण हुआ है ये भी वो स्वयं जाकर देखें। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में चमोली जनपद के उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह को समर्पित सिख धर्म आस्था केंद्र हेमकुंड साहिब धाम के कपाट आगामी 10 अक्टूबर 2025 को शीतकाल के लिए बंद होंगे। देश दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुरुद्वारे में गुलाबी ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और गुरुद्वारे की अरदास से निहाल हुए।
इससे पूर्व गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब प्रबंधन कमेटी द्वारा कपाट बंदी को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने की कवायदें तेज कर दी है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हेमकुंड साहिब के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के संबंध में बताया कि इस वर्ष अब तक करीब 2,70,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका है। कपाट बंदी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 10 अक्टूबर को कपाट बंद होने के अवसर पर देश विदेश से संगतें गुरु महाराज जी के दरबार में हाजिरी देने पहुंचेंगे। 25 मई 2025 से शुरू हुई श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा अब समापन समारोह पर जा रही है। 3 दिन शेष बचे हैं और हजारों श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को इस साल की यात्रा का समाप्ति समारोह है। गढ़वाल स्काउट्स का बैंड, पंजाब के रिटायर्ड आर्मी पर्सन का बैंड और साथ ही 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियर आर्मी के कोर जवान इस शोभा यात्रा समापन को अपनी शमूलियत देकर 4 चांद लगाएंगे। इस साल लगभग अभी तक 2,70,000 यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके जा चुके हैं। समापन समारोह में देश विदेश से अलग अलग विदेशों से भी संगत पहुंच रही है और उसी दिन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट सरदार नरेंद्र सिंह बिंद्रा भी सभी आई हुई संगतों का धन्यवाद करेंगे और यात्रा समापन के दृश्य में वो भी शामिल होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक हार्दिक भट्ट ने मेडिकल स्टोर मालिकों को निर्देशित किया कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा न दी जाए। साथ ही 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं का सामान्य उपयोग पूर्णतः अनुशंसित नहीं है। उन्होंने बताया कि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं ड्रग कंट्रोलर ताजपर सिंह जग्गी के निर्देशन में चमोली जिले में की गई छापेमारी के दौरान 4 कफ सिरप के नमूने एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु लैब भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इधर हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों को व्हाइट कोट पहनाकर चिकित्सा पेशे में उनके प्रवेश का औपचारिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद रहे। सेरेमनी के दौरान छात्रों को महर्षि चरक शपथ दिलाई गई, जिससे उन्हें न केवल चिकित्सा की पढ़ाई बल्कि मानवीय सेवा के मूल्यों को भी आत्मसात करने का संदेश दिया गया। मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रत्येक नए छात्र को उनके पढ़ाई के नगर में रहने वाले 5 गरीब परिवारों को गोद लेकर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी निभानी होगी। यह योजना डॉक्टरों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को और मजबूत करेगी। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में कुल 480 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। 2027 तक राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती पूरी कर ली जाएगी। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और आम जनता को बेहतर इलाज मिल सकेगा। व्हाइट कोट सेरेमनी के माध्यम से छात्रों ने एक नई शुरुआत की है, जो भविष्य में समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके जमाने में उत्तराखंड में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे खलूड़ी जी की सरकार थी, चाहे निशंक जी की सरकार थी, चाहे त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, चाहे तीरथ जी की सरकार थी, चाहे हमारे धामी जी की सरकार। आप देख रहे होंगे कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, वहाँ पीजी भी कर रहे हैं बच्चे। हमारा रुद्रपुर का कॉलेज अगले साल शुरू होने वाला है।
हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में बच्चे दूसरे ईयर के भी वहाँ पे आ गए हैं। कल ही मैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में था, वहाँ भी जो है लगभग 500 बच्चे वहाँ मेडिकल के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज आप देख ही रहे हैं। अब पिथौरागढ़ भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है और हमारे कार्यकाल में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा उप जिला चिकित्सालय बने। आज पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों का निःशुल्क इलाज हो रहा है और ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 500 नए मेडिकल कॉलेज पूरे देश में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की हकीकत उत्तराखंड के चंपावत जिले में उजागर हो रही है। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत ढोरजा ग्राम सभा के चीड़ा खालतोक में 150 की आबादी आज भी सिर्फ एक हैंडपंप पर निर्भर है। ग्रामीणों ने बताया कि 2-3 साल पहले बनी टंकी में अब तक पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई, जिससे जल आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई। पानी की किल्लत से बच्चों को हैंडपंप चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए हैं, जबकि गर्मियों में हैंडपंप भी सूख जाता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने युवा अमित चिलकोटी के नेतृत्व में जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर डीएमसी गांव में सोलर हैंडपंप लगाने और अधूरी योजना पूरी करने की मांग की है। जब से आए हमारे को तो 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल में समस्या ही समस्या। पहले तो हम उनके गधेरे से पानी लाते थे, हैंडपंप तो ये बाद में लगे। फिर उसके बाद में ये हैंडपंप लग गए तो इसमें भी पानी कई बार खराब हो जाता है, तो 2-3 महीने तक पानी नहीं था इसमें। फिर बड़ी मुश्किल से उनके लिए लगाओ, एप्लीकेशन लगाओ, तो बड़ी मुश्किल से वो आने वाले ठहरे। हम तो नीचे गधेरे से ही पानी पीते हैं, नीचे जाते थे बच्चे लोग सब। रिक्वेस्ट यही कहते हैं कि साहब से हाथ जोड़ते हैं सब लोगों से कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। पानी हम तो बेरोजगारी में, हम तो ना रोजगार मिला ना पानी मिलना। अब क्या बताएं, हम तो स्थानीय जनप्रतिनिधि महोदय से ये रिक्वेस्ट करें प्लीज यहाँ आए और यहाँ एक बार अपना देखें। सुबह से आए हैं, देखो बाल्टी मेरी अभी भी भरी नहीं, अभी नंबर आ रहा है। फायदा तो कुछ नहीं मिला, टैंकियाँ बन गई हैं, पाइपलाइन बिछी नहीं है, कई टैंकियाँ बन के जो है उजड़ भी गई हैं। अभी ये जो है मई जून में बरसात के टाइम में टैंकियाँ बह भी चुकी होंगी। अब नीचे गदर में गया कौन वहाँ से, तो कोई सुध लेने वाला है ही नहीं, आते नहीं है, सुध लेने वाला कोई नहीं है। 3-4 बार फॉर्म हमसे भरवा लिए गए हैं। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत गंभीर समस्या है। क्षणाकाल में इतनी आबादी होने के कारण भी मात्र एक हैंडपंप है, लेकिन क्या कहते हैं जिसकी वजह से पानी पर्याप्त हो नहीं पाता है। तो क्या कहते हैं प्रशासन से विनम्र में निवेदन है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, आप सक्षम हैं इस कार्य को करने में, तो कृपया सर इस और ध्यान दीजिए और इसको जल्द से जल्द पानी उपलब्ध करा दीजिए। जब से पैदा हुआ हूँ तब से यहाँ पे समस्या देख रहा हूँ और तब से लेके अभी तक यहाँ पे पानी की बिल्कुल भी उपलब्धता नहीं कराई गई है। जल जीवन मिशन के अंदर बिल्कुल ही एक छोटी सी टंकी बना दी गई है, वो भी इनकम्प्लीट काम कर रखा है और न पाइपलाइन बिछी है, न पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे काम। कम से कम दिन का 2 से 3 घंटा सुबह और 2 से 3 घंटे शाम को पानी भरने में ही जाता है। उनका रिएक्शन तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही होता है कि हमको वोट दो, हम तुम्हारी समस्या पूरी करेंगे, और उसके बाद वो एकदम जादू की तरह पूरा मिस्टर इंडिया बनके गायब। भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मामले की सीबीआई जांच करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे तरह तरह के भ्रामक बातें कर रहे हैं। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने कभी पारदर्शिता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करती है और गलती होने पर जनता से सुझाव लेकर सुधार करती है। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को पहले ही समाप्त कर दिया है और अब सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। युवाओं की मूल भावनाओं को समझा और उनकी मूल भावनाओं के अनुरूप उनको स्पष्ट कर दिया कि हम इसमें सीबीआई जांच कराएंगे। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। हम तो कांग्रेस के मित्रों से एक बात कहना चाहते हैं कि आपने तो बहुत लंबे टाइम तक इस प्रदेश में नहीं पूरे भारत के अंदर काम किया है, पूरे देश के अंदर काम किया है, तब क्यों पारदर्शिता नहीं थी? आज तो बहुत स्पष्ट है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। हमारे माध्यम से अगर कोई गलती होती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं जनता के सामने जाकर के, और जनता से सुझाव लेके जनता के भावनाओं के अनुरूप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब इनका समय आती है तो सुनते तक नहीं थे किसी की। तो ये सब मिथ्या है, सिर्फ ये गुमराह करने वाली बात है। युवा और पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से इस बात को बोला है, ये कार्रवाई बढ़ चुकी है। हमने इसमें और कई कमेटियां इस तरह से गठित की हैं जो स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ काम भी और अन्य एजेंसियां भी करेंगी। कांग्रेस के इस बयान पे मैं कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई इनका मुद्दा है।
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन अब पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों को भी समान अवसर दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला क्रिकेटरों की बढ़ती भागीदारी प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की बेटियों ने बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित टूर्नामेंटों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। धामी ने राज्य में खेलों के समग्र विकास के लिए स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान, खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी आईपीएल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों की 4 टीमों ने इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया और मुझे विश्वास है इस लीग में महिलाओं की भागीदारी भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। मुझे बताया गया कि बहुत कम समय में एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ उत्तराखंड की बालिकाओं द्वारा बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित अंडर 19 की इस चैंपियनशिप में 2 बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया गया है। इसके साथ ही हमारे राज्य के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि पर्वतीय राज्य की 3 बालिकाएं राघवी बिष्ट, प्रेमा रावत एवं नंदिनी कश्यप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन से वर्तमान में न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज में भारतीय टीम में जगह बनाई है। इसके लिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सभी टीम को, उनके सदस्यों को, पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज उत्तराखंड के युवा बढ़ चढ़कर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं जो पूरे भारत में उत्तराखंड की अलग पहचान बना रहा है। आज का युवा उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है। लेकिन ये सोचने का विषय है कि उत्तराखंड का टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है। हम जब देखते हैं कि हमारे पहाड़ी मूल के खिलाड़ी आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं पर अपने राज्य से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की टीमों से खेल रहे हैं, इसलिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की टीम देश की सबसे मजबूत टीम बने। ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियोजन हम सब के द्वारा ऐसा प्रयास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में भव्य और उसका सफल आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी इन खेलों के आयोजन ने किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, एक इतिहास बनाने का काम किया है। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंदर प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों को प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है और इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास के लिए हमने नई खेल नीति भी लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, ऐसी अनेक योजना, खेल किट योजना जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से
राज्य के युवा एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की जो योग्यता है उसको सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस प्रकार के जो प्रीमियर लीग हो रही है वो निश्चित रूप से, और जिस प्रकार का यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बना है, वो आने वाले समय में हमारे सभी खिलाड़ियों को उनका टैलेंट जो अन्य स्थानों पर दिखता है, उसके लिए उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन अब यहीं पर हो सकेगा। आने वाले समय में आईपीएल में भी हम आशा करते हैं कि हमारे राज्य से कई खिलाड़ी वहां भी प्रतिभाग करेंगे और वहां जाकर देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। और इधर थराली नगर पंचायत क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। पीड़िता की मां ने बताया कि सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान ने बहाने से उनकी नाबालिग बेटी को कैंटीन में बुलाया और छेड़छाड़ का प्रयास किया। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां डोईवाला के शिमलाज ग्रांट में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार दर्जनों कुत्तों को शिकार बना चुका है। पूर्व ग्राम प्रधान उमेद बोरा ने वन विभाग से ग्रामीणों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। और इधर हरिद्वार के मंगलौर में स्मार्ट मीटर घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस जांच में बिजली चोरी का खुलासा होने के बाद ऊर्जा विभाग ने अपने अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बिजली घर में स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही थी। इसके बाद विभाग ने मंगलौर और लंढौरा के एसडीओ और जेई को निलंबित कर दिया। किसान संगठनों ने विभाग पर ही गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रकरण आया सामने कल, ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है और ये बहुत बड़ा एक खेल है। इसमें ये जेई एसडीओ नहीं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी संलिप्त होंगे, क्योंकि ये चोर बना रहे गरीब जनता को, किसान मजदूर को। लेकिन चोर तो बड़े बड़ी कंपनी वाले उद्योगपति चोरी कर रहे, चोर तो बड़े चोर हुए हैं। गरीब जनता किसान मजदूर को चोर बिना वजह बनाया जा रहा। हमारा इस प्रकरण को कहना यह है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो, उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करा जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए और जितने भी करोड़ की बिजली चोरी करवाई उनकी संपत्ति बेचकर उसकी रिकवरी करी जाए। नहीं अगर कठोर कार्रवाई होगी तो भारतीय किसान यूनियन मंगलौर थाने में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम कर। और भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक जनपद चमोली सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन चमोली द्वारा उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ साथ सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को जोखिम वाली जगहों पर मजदूरों से कराए जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूर्व में दी गई ट्रैकिंग अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने जनपदवासियों से अपील की है कि भारी वर्षा की स्थिति को देखते हुए सभी लोग सतर्कता और सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तथा संवेदनशील इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचें। उन्होंने यह भी कहा कि भारी वर्षा की स्थिति में भूस्खलन, मार्ग अवरोध और नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना रहती है। अतः लोग जोखिम भरे क्षेत्रों से दूर रहे, अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।